उन्हें धरती के नक्शे से मिटा देंगे। ये शब्द किसी एक्शन फिल्म के विलेन के नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी है। और जवाब में ईरान से जो आवाज आती है, हम न सिर्फ वो हाथ काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग लगा देंगे। और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। नहीं मतलब? ये एक बेहद खतरनाक खेल की शुरुआत लग रही है। जब दो देशों के सर्वोच्च नेता एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां देने लगे तो समझ लीजिए कि डिप्लोमेसी की सारी खिड़कियां एक तरह से बंद हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम 21 जनवरी 2026 की एक विस्फोटक न्यूज रिपोर्ट को एक माइक्रोस्कोप की तरह इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। हम इस एक दिन के स्नैपशॉट के जरिए उस पूरे तूफान को समझने की कोशिश करेंगे जो महीनों से बन रहा था। तो हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे असली खेल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस इंटरव्यू से जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। न्यूज नेशन वाला इंटरव्यू। हाँ। उन्होंने कहा, मेरे निर्देश बहुत साफ हैं, अगर कुछ भी होता है तो वे उन्हें धरती के नक्शे से मिटा देंगे। मतलब कोई डिप्लोमेटिक भाषा नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, सीधी सीधी धमकी। बिल्कुल। और ये उनकी हत्या की किसी भी कोशिश का जवाब था। और यही बात इस पूरे मामले को इतना पर्सनल और इतना खतरनाक बना देती है। सही कहा। ये एक देश की दूसरे देश को धमकी नहीं है, ये एक इंसान की दूसरे इंसान को धमकी है जो इत्तेफाक से दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली पदों पर बैठे हैं। और ईरान का जवाब भी उतना ही पर्सनल था। हाँ, उनके सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबोल फजल शेखरची ने कहा, ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर आक्रामकता का कोई भी हाथ बढ़ाया गया तो हम न सिर्फ वो हाथ काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग लगा देंगे। तो मतलब अब ये मामला किसी पॉलिसी का नहीं रहा, ये सीधे सीधे ट्रंप और खामेनेई की पर्सनल ईगो की लड़ाई बन गया है। बिल्कुल। और जब टकराव इतना पर्सनल हो जाए तो फिर कोई भी लाइन क्रॉस हो सकती है। सही है। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कम और कह सकते हैं इज्जत की लड़ाई ज्यादा बन गया है। दोनों ही पक्ष अपने अपने नेता को एक रेड लाइन की तरह पेश कर रहे हैं। हाँ, ईरान कह रहा है कि खामेनेई पर हमला पूरे ईरान पर हमला है, और अमेरिका कह रहा है कि ट्रंप पर हमला पूरी अमेरिकी ताकत को दावत देना है। तो इसमें तर्क की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। बहुत कम, क्योंकि अब फैसले ठंडे दिमाग से नहीं बल्कि गुस्से और आत्मसम्मान की भावना से लिए जाने का खतरा है। हाँ, और जो बात आपने कही वो ट्रंप के पिछले बयानों में भी दिखती है। सही है। ये कोई अचानक भड़की हुई आग नहीं बल्कि सुलगती हुई चिंगारी थी, है ना? बिल्कुल। कुछ ही समय पहले उन्होंने खामेनेई को एक बीमार आदमी कहा था और ईरान में सत्ता परिवर्तन की खुली वकालत की थी। उनके बयान जैसे अब ईरान में नए नेतृत्व को खोजने का समय है और लोगों को मारना बंद करो, ये साफ दिखाते हैं कि अमेरिका की नीति अब सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने तक सीमित नहीं है। सही कहा, ये सीधे सीधे रिजीम चेंज की बात है। हाँ। और जब कोई बाहरी ताकत आपके देश में सत्ता परिवर्तन की बात करती है तो उसे अस्तित्व पर खतरे की तरह देखा जाता है। जाहिर है ईरान की प्रतिक्रिया इसी खतरे के हिसाब से है। वे ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपने हमारे नेतृत्व को बदलने की कोशिश की तो हम आपकी दुनिया को ही बदलने की कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत ही अस्थिर और विस्फोटक समीकरण है। लेकिन ये सिर्फ धमकियों का लेन देन नहीं है ना? नहीं। क्योंकि सवाल उठता है टाइमिंग का। ये सब ठीक इसी वक्त क्यों हो रहा है? इस आग को हवा कहाँ से मिल रही है? और इसका जवाब वॉशिंगटन में नहीं बल्कि तेहरान की सड़कों पर है। बिल्कुल। किसी भी जियोपॉलिटिकल तनाव को समझने के लिए हमेशा उस देश के अंदरूनी हालात को देखना चाहिए। और स्रोत बताता है कि 28 दिसंबर से ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ, और ये प्रदर्शन किसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर नहीं बल्कि बिगड़ते आर्थिक संकट की वजह से। बिल्कुल। जब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती है तो उनका गुस्सा किसी भी सरकार को हिला सकता है। और सरकार की प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि वो वाकई हिली हुई है। हाँ। उन्होंने बहुत ही क्रूरता से इन प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश की है। यहाँ तक कि 8 जनवरी से पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया। मतलब पूरी दुनिया से देश का संपर्क ही काट दिया। हाँ। और ये कदम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कोई भी सरकार इंटरनेट ब्लैकआउट तब करती है जब वो पूरी तरह से हताश हो। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहती कि देश के अंदर की सच्चाई, क्रूरता की तस्वीरें और वीडियोस वो बाहर की दुनिया तक पहुंचे। सही। ये इस बात का कबूलनामा है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और सरकार को सच से डर लग रहा है। वो अपने ही नागरिकों से जानकारी का अधिकार छीन रही है ताकि वो अपनी सत्ता बचा सके। बिल्कुल। और इस क्रैकडाउन की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है वो तो दिल दहला देने वाली है। हाँ,
इंटरनेट ब्लैकआउट की वजह से पक्की जानकारी मिलना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी है HRN, उनके आंकड़े बहुत गंभीर है। उनके मुताबिक इन प्रदर्शनों में कम से कम 4,519 लोग मारे गए हैं। 4,500 से ज्यादा लोग, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये एक त्रासदी है। और दिलचस्प बात यह है कि खुद अयातुल्ला खामेनी ने भी शनिवार को पहली बार सार्वजनिक तौर पर इन मौतों को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि कई हजार लोगों की मौत हुई है। किसी शासक का अपनी ही जनता के खिलाफ हुई हिंसा में हजारों मौतों को स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने इसका सारा दोष किस पर डाला? अमेरिका पर। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हस्तक्षेप की वजह से हुआ। ये जियोपॉलिटिक्स का एक क्लासिक दांव है। अच्छा। जब किसी शासक की कुर्सी घर में हिल रही हो तो वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बाहर एक दुश्मन खड़ा कर देता है। इसे रैली राउंड द फ्लैग इफेक्ट कहते हैं। हाँ, आप अपनी जनता से कहते हैं, देखो हमारी असली समस्या ये अंदरूनी लड़ाई नहीं, बल्कि वो बाहरी दुश्मन है जो हमें तोड़ना चाहता है। इसका मकसद दोहरा होता है। बिल्कुल। पहला, प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट बताकर उनकी मांगों को अवैध ठहराना, और दूसरा, देश में राष्ट्रवादी भावना को भड़काकर लोगों को बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकजुट करना। सही कहा। तो विडंबना ये है कि ट्रंप अपने बयानों से अनजाने में खामेनेई को वही दुश्मन बनने का मौका दे रहे हैं जिसकी उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। ट्रंप के बयान खामेनेई के नैरेटिव में एकदम फिट बैठते हैं। खामेनेई अब अपनी जनता से कह सकते हैं, देखा मैंने कहा था ना कि ये सब अमेरिका की साजिश है। वो हमारे देश में सत्ता बदलना चाहते हैं। और इससे असली मुद्दे यानी आर्थिक संकट और सरकार की नाकामी, उनसे ध्यान हट जाता है। तो एक तरफ ईरान अपने अंदरूनी संकट से जूझ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका इस दबाव का फायदा उठाकर उसे और किनारे धकेल रहा है। हाँ। ट्रंप ने 2 साफ-साफ रेड लाइंस खींच दी हैं। पहली, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या, कि वो नहीं होगी, और दूसरी, इस अशांति के बाद किसी को सामूहिक फांसी नहीं दी जाएगी। ये तो सीधे सीधे ईरानी शासन के तौर तरीकों को खुली चुनौती है। बिल्कुल। हाँ, और ये बहुत सोचा समझा कदम है। ये सिर्फ एक नैतिक बयान नहीं है, ये एक रणनीतिक चाल है। कैसे? इन रेड लाइंस को खींचकर अमेरिका भविष्य में किसी भी सैन्य या राजनीतिक कार्रवाई के लिए जमीन तैयार कर रहा है। मतलब एक बहाना बना रहा है। एक तरह से वो कह सकता है, हमने तो पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने हमारी रेड लाइन पार कर दी, इसलिए अब हमें एक्शन लेना पड़ रहा है। ही पड़ जाती है ना? बिल्कुल सही सवाल है। एक रेड लाइन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसे लागू करने की इच्छा शक्ति। ईरानी शासन इस वक्त यही हिसाब किताब लगा रहा होगा। वो ये तौल रहे होंगे कि प्रदर्शनकारियों पर नरमी बरतने से कमजोर दिखने का खतरा ज्यादा है, या दमन जारी रखने पर ट्रंप की धमकी के सच होने का खतरा। सही कहा। वो इन लाइंस को टेस्ट करेंगे, सीमाओं को धकेलेंगे और देखेंगे कि अमेरिका क्या सच में कोई कदम उठाता है या सिर्फ बयानबाजी करता है। ये खतरनाक पोकर का खेल है। बिल्कुल। यहाँ एक बात मुझे बहुत अजीब लग रही है। क्या? एक तरफ तो ईरानी सरकार इतनी क्रूरता दिखा रही है, हजारों लोगों को मार रही है, और दूसरी तरफ वहां के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख जनरल अहमद रजा रदान नरमी की बात कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने घोषणा की है कि जो गुमराह युवा हैं उन्हें सरेंडर करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा और उनके साथ नरमी बढ़ती जाएगी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इसमें यकीनन एक पेंच है। कोई तो पेंच है। इसे गाजर और छड़ी की नीति कहते हैं। गाजर और छड़ी? हाँ, छड़ी यानी क्रूर दमन जो कट्टर प्रदर्शनकारियों और नेताओं के लिए है, और गाजर यानी नरमी का वादा जो उन आम लोगों के लिए है जो शायद सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से सड़कों पर उतरे हैं। एक मिनट, लेकिन क्या ये गाजर और छड़ी वाली नीति काम कर सकती है? जब हजारों लोग मारे जा चुके हों तब 3 दिन की मोहलत और नरमी का वादा क्या किसी को भरोसेमंद लगेगा? ये तो एक जाल जैसा ज्यादा लगता है। आपका शक बिल्कुल जायज है। ये एक जाल हो भी सकता है। अच्छा। लेकिन इसकी कामयाबी भरोसे पर नहीं बल्कि डर और थकावट पर निर्भर करती है। सरकार की रणनीति प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को तोड़ने की है। वो कट्टरपंथियों को बाकी भीड़ से अलग करना चाहते हैं। बिल्कुल। वो शायद ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आप हमारे कट्टर विरोधी नहीं हैं तो आपके लिए एक रास्ता है, लेकिन अगर आप लड़ते रहे तो आपका हश्र भी दूसरों जैसा होगा। ये दिखाता है कि शासन सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक खेल भी खेल रहा है। और ये इस बात का भी संकेत है कि उन पर दबाव बहुत ज्यादा है। सही कहा। अगर वो सिर्फ ताकत से जीत सकते थे तो उन्हें गाजर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे 2 नेताओं की पर्सनल धमकियां
एक देश का अंदरूनी संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव सब मिलकर एक विस्फोटक कॉकटेल बना रहे हैं। ये अब सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं है, ये ट्रंप बनाम खामेनेई का व्यक्तिगत टकराव बन गया है। और जब टकराव व्यक्तिगत हो जाता है तो तर्क और कूटनीति के लिए जगह कम हो जाती है। गलतफहमी की आशंका बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा। एक छोटा सा गलत कदम, एक गलत समझा गया बयान या कोई छोटी सी घटना भी एक बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक और खतरनाक बात अंदरूनी और बाहरी दबाव का ये जटिल खेल है। ये एक दुष्चक्र बन गया है। कैसे? ईरान के अंदरूनी प्रदर्शन शासन के लिए एक कमजोरी पैदा करते हैं। अमेरिका इस कमजोरी का फायदा उठाकर सत्ता परिवर्तन की बात करता है। ठीक है। ईरानी शासन इसी बाहरी खतरे का इस्तेमाल करके अपनी जनता को डराता है और कहता है कि असली दुश्मन वहां है। और इससे दमन को जायज ठहराया जाता है। हाँ, और जितना ज्यादा दमन होता है, अमेरिका को उतना ही ज्यादा दबाव बनाने का मौका मिलता है। तो हर पक्ष का हर कदम तनाव को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं और वो ढलान पर तेजी से नीचे जा रही है। तो आज की इस बातचीत को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। श्रोत में ईरानी पुलिस ने गुमराह युवाओं को नरमी बरतने का जो प्रस्ताव दिया है, उस पर एक बार फिर सोचते हैं। सही है। एक ऐसे संघर्ष में जहां शीर्ष नेता एक दूसरे को मिटा देने की धमकी दे रहे हैं, जहां हजारों जानें जा चुकी हैं, वहां आम लोगों के लिए नरमी का ये विचार कहाँ फिट बैठता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये शासन के संकल्प में आई एक दरार का संकेत है कि वो भी अब इस लगातार चल रहे संघर्ष से थक रहे हैं? या ये सिर्फ विपक्ष को बांटने का एक चालाक हथकंडा है, जिसके बाद एक और भी बड़ा और भी संगठित दमन होगा? शायद इसी सवाल के जवाब में ये छुपा है कि ये टकराव सिर्फ शब्दों की जंग रहेगा, या फिर ये उस विनाशकारी आग में बदल जाएगा जिसकी धमकी दोनों तरफ से दी जा रही है।